आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 15 फरवरी 2025 हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध में मोहब्बत के आलमी दिन पर सिंध वतन और दरिया सिंध से मोहब्बत का मुनफरद अंदाज दरिया सिंध पर पुल निछावर करके दरिया सिंध को बचाने के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया गया। जियो सिंध कौमी पार्टी ने दरिया सिंध से मोहब्बत के इजहार के लिए अलमंजर जाम शुरू पर दरिया सिंध में फूलों की पत्तियां निछावर करके खराज तहसीन पेश किया। नहरों और डैमों के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। जियो सिंध कौमी पार्टी ने पार्टी के चेयरमैन नवाज खान जौर, मोहम्मद अली फराज सिंधी, कादिर बख्श जौर, इम्तियाज़ मीरानी, लतीफ़ मल्हा, अनवर बुर्दी, वखार मीरानी, नेमत खोड़ो, एडवोकेट गुलाम नबी चांडियो और शाम खान सिंधी की क़यादत में रैली निकाली और दरिया सिंध पर फूल निछावर किए। इस मौके पर कौमी पार्टी के चेयरमैन नवाज खान जौर ने कहा कि दरिया सिंध एक तारीखी और सकाफती दरिया है जिस पर कोई डैम या नहरी मनसूबा काबिल कबूल नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रही है। वफाकी हुकूमत और इरसा पंजाब के इत्तेहादी बन चुके हैं जिनकी मदद से पंजाब दरिया सिंध पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहा है। इरसा दरिया सिंध से नहरें निकालने के लिए एदाद व शुमार के झूठे सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। चोलिस्तान कैनाल और थल कैनाल के लिए सर्टिफिकेट जारी करना इरसा के इख्तियार में नहीं है। इरसा अपने इख्तियार से बाहर काम कर रही है। नवाज खान जरूर ने मज़ीद कहा कि हम दरिया सिंध और इसके मुआवन दरियाओं पर नहरों और डैमों को मुस्तरद करते हैं। पानी के नए मंसूबों से सिंध की ज़राअत, माहौलियात, इकोसिस्टम, डेल्टा और तमाम ज़िंदगी तबाह हो जाएगी जिसको बचाने की ज़रूरत है। कौमी पार्टी के तरफ से मोहब्बत का ये इजहार दरिया को बचाने की जद्दोजहद का हिस्सा है। मोहब्बत के आलमी दिन पर सिंध समाजी सत्थ ने अलमंजर जाम शुरू पर दरिया सिंध में फूल निछावर करके खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर नवाज निज़ामानी, अजहर पठान, हुसैन सारंग, फ़हीम नुनारी, करीम बख्श, सहारन अरबेलो खाहोड़ी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध की रूह है। दरिया सिंध का पानी सिंधियों के खून और रूह का हिस्सा है। सिंध का पानी चोरी करने और सिंधियों का खून चूसने की साजिशें तब रुकेंगी जब हम मजहबी और नस्ली बुनियादों पर नहीं बल्कि सिंधियत की बुनियाद पर सोचेंगे और लड़ेंगे। मोहब्बत के आलमी दिन पर हम सब दरिया सिंध को फूलों और अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करने आए हैं। हम दरिया सिंध को खुश्क नहीं होने देंगे। हम दरिया सिंध की आलूदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। मोहब्बत के आलमी दिन पर जियो सिंध मोहास के रहनुमाओं ने सन पहुंचकर साईं जी.एम. सैयद और शहीदों की मज़ार पर हाज़िरी दी। जियो सिंध मोहास के चेयरमैन रियाज अली चांडियो, वाइस चेयरमैन नवाज शाह, मुस्तफ़ा अमरानी, इब्रार मोराई, दीदा जलबानी और हैदर चांडियो की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने साईं जी.एम. सैयद के मज़ार पर हाज़िरी दी, सलामी पेश की। कौमी अवामी तहरीक ने ऐलान किया है कि दरिया सिंध से 6 नई नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की तरफ से 16 फरवरी को नसरपुर में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। मरकज़ी तर्जुमान अशरफ अली जो ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा कि जरदारी 6 कैनाल बना रहे हैं। नई नहरें बनने से सिंध को ज़राअत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और कोटड़ी बैराज का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंड मोहम्मद खान के अजला समंदर में डूब जाएंगे। सिंध की लाखों एकड़ एराजी ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर मुख्तलिफ कंपनियों को दी जा रही हैं। ज़मींदारों को उनकी ज़मीनों से बेघर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सिंध का एक एक इंच नीलाम कर दिया है। सिंध की हज़ारों एकड़ ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान और ज़र इनकलाब के नाम पर हथियाई जा रही हैं। ग्रीन पाकिस्तान सिंध की ज़मीनों की नीलामी का लाइसेंस है। मुल्की तरक्की के नाम पर सिंध को बंजर बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हम ऐसी तरक्की नहीं चाहते जो सिंधी अवाम को उनके हक़ हुक्मरानी से अलग कर दे और हम सिंध के दरिया, ज़मीनों और वसाइल पर किसी किस्म का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की जानिब से मोहब्बत के आलमी दिन पर सिंधी ज़बान से मोहब्बत का इजहार करते हुए सिंधी को कौमी ज़बान का दर्जा दिलाने के लिए
سندھی زبان سے محبت کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں دستخط مہم شروع کی گئی ہے۔ ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر اسحاق سمیجو نے پہلے صحیح کر کے اسی مرحلے کا آغاز کیا۔ اس مرحلے پر سندھی لینگویج اتھارٹی کی جانب سے اتھارٹی کے سامنے لگائے گئے کیمپ میں معروف ادیب عزیز گوپانگ، سجاد مرزا اور سینکڑوں افراد نے دستخط کیے۔ دریا سندھ سے 6 نہریں نکالنے، سندھ میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف جسکم آریسر کا سکڑ سے کراچی تک پیدل مارچ جاری ہے۔ کل پیدل مارچ بلوڑی شاہ کریم پہنچا۔ مارچ کی سربراہی جسکم آریسر کے چیئرمین اسلم خیرپوری، اسد سندھیار، کرن نظامانی اور دوسرے کر رہے تھے۔ مارچ کو مختلف مقامات پر خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ دریا سندھ سے کینال نکال کر سندھیوں کو پیاس مارنے کی سازش کی گئی ہے۔ سندھ کی زمینوں، معدنی وسائل اور قومی اثاثوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وہ سندھ سے پانی چھیننا چاہتے ہیں۔ پنجاب سندھ کے وسائل، زمینوں اور دریا پر قبضے کے لیے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دریا سندھ پر نہریں بڑھنے کے بعد سندھ کے لوگ پانی کے لیے ترسیں گے۔ لاڑکانہ میں قومی عوامی تحریک اور سندھیانی تحریک کی طرف سے دریا سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف پیدل مارچ کیا گیا۔ مارچ کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا، جہاں خطاب کرتے ہوئے سندھیانی تحریک کے مرکزی صدر زینت سمو، نصرت خاصقلی اور دوسروں نے کہا کہ 17 برس سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ حکمرانوں نے دریا سندھ اور سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین بیچ دی ہیں۔ گورک سے لے کر کارونجھر تک سارے وسائل بیچے گئے ہیں۔ ہم سندھ کے وسائل بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ سندھ کو لوگوں کو اس جدوجہد میں آگے آنا ہوگا۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی نے اپنے بیان میں پنجاب کی جانب سے سندھ کے پانی کی جاری لوٹ مار اور ارسا ایکٹ میں ترمیم کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب جھوٹے قوانین کے ذریعے سندھ کے پانی کو زبردستی اٹھا رہا ہے۔ سندھ کے عوام نے گریٹر تھر کینال کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارسا اب صرف برائے نام ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے فیصلے اس کے سندھ دشمنی کا ثبوت ہے۔ سندھ کا پانی لوٹ کر سندھ کو صحرا میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ گریٹر تھل کینال سمیت نئے 6 کینال کو قبول نہیں کرتا اور سندھ اپنی جدوجہد اور احتجاج اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک یہ منصوبے ختم نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر قادر مکسی نے سندھ کے عوام کو اپنے حقوق کے لیے متحد ہونے اور اپنی احتجاجی تحریک کو مزید مضبوط کرنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے لوگ پانی کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہندو برادری کے لوگوں کے لیے سندھ دھرتی تنگ کر دی گئی ہے۔ ہندو برادری کے لوگوں پر حملے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ کسی بھی واقعے کے جوابدار گرفتار نہیں کیے جاتے۔ لاڑکانہ میں زخمی کیے گئے 2 دکانداروں پر حملہ کرنے والے مسلح افراد کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لاڑکانہ میں زخمی ہونے والے تاجر سنجے کمار کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ ٹھل میں قتل کیے گئے جے کمار کے قاتل تاحال گرفتار نہیں ہوئے۔ قتل کے اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف راز پھیل گیا ہے۔ سندھ کے سیاسی سماجی رہنماؤں نے جوابداروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ کی سیاسی اور سماجی قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، وکلاء اور صحافیوں نے پیکا ایکٹ کو ایوب ضیاء اور مشرف کے ماشاء اللہ سے زیادہ خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کالا قانون قرار دیا ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار، انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کی آواز کو دبانے کے لیے بے قانون نافذ کیا گیا ہے۔ ہم ایسے کالے قانون کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے PFUJ کی کال پر پیکا ایکٹ 2025 کے خلاف شروع کی گئی 3 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما لالا رحمان سمو نے کہا کہ پیکا ایکٹ کالا قانون ہے۔ اس کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں، جس میں سیاسی اور سماجی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ لا کر ہر شہری کی آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنائے۔ پیکا ایکٹ اب ان لوگوں کو روکنے کے لیے لایا گیا ہے جو اپنے معاملات میں مزید الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے جو یہاں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس ایکٹ کی منظوری پارلیمنٹ کی طرف سے مارشل لا لگانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں عدلیہ کو دبانے کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد صرف صحافیوں کی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھی ہے اور یہ جدوجہد پیکا ایکٹ کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما اور حیدرآباد پریس کلب کے صدر
خالد کھوکھر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سیاسی سماجی تنظیمیں اور وکلا ایکٹ کے خلاف ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیں گے۔ عوامی تحریک کے مرکزی صدر وسنت ہری نے کہا کہ پیکا ایکٹ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ایسا قانون جو عام آدمی کے مفاد میں نہ ہو، یہ قانون ہرگز قابل قبول نہیں۔ سندھ کی ترقی پسند قوتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے متحد ہو کر سندھ کو تباہ کرنے والے ایسے شیطانی قوانین اور منصوبوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک اس جدوجہد میں صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین حیدر شاہانی نے کہا کہ پیکا ایکٹ ایک کالا قانون ہے۔ ملک کی 70 سالہ تاریخ بدترین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے ایوب آمریت ضیاء کے ماشاء اللہ سے مشرف کی آمریت تک شاندار جدوجہد کی ہے۔ صحافی اب بھی پیکا ایکٹ کے خلاف میدان میں ہیں۔ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ معروف قانون دان یوسف لغاری نے کہا کہ یہ جدوجہد صرف صحافیوں کی نہیں، سندھ سمیت پورے ملک کے مظلوم شہریوں کی جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کے بغیر دنیا میں جمہوریت قائم نہیں رہ سکتی۔ بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پیکا ایکٹ آزادی اظہار پر مکمل پابندی ہے۔ ہم ایسے سیاہ قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ نوشہرہ فیروز کے علاقے پریم نگر کالونی کے نوجوان ابرار سمرو سے اجتماعی زیادتی کی گئی۔ ابرار نے بتایا کہ مجھے 5 افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور بے ہوشی کی حالت میں مجھے اسپتال منتقل کیا گیا۔ جوابداروں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ سندھی زبان کے معروف ادیب اور شاعر ڈاکٹر ذوالفقار سیال مختصر علالت کے بعد کراچی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر ذوالفقار سیال کے انتقال پر سندھی ادبی سنگت نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہے۔ نامور فنکار محبوب خاص کے لیے انتقال کر گئے۔ محبوب خاص کے لیے کئی سالوں سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ محبوب خاص کے لیے نامور فنکار اللہ ڈنو خاص کے لیے بھائی تھے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے۔ ان کے مطابق جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور ایک قائم مقام جج کی تقریب حلف برداری کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا، اللہ مالک ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا بعض معاملات میں طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ 7 کے انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں ابھرتے ہوئے معروف کمسن ثنا خواں، خواجہ علی کاظم اور نوحہ خواں، سید جان علی اور زین ترابی سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 7 میں سن کے قریب انڈس ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 6 افراد زخمی ہیں۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کی جانب سے غلط سائٹ پر کراسنگ کرنے کے باعث پیش آیا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی دریائے سندھ سے کینال نکالنے کی حمایت کرنے لگے۔ ڈیرہ بگٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ کچھی کینال سے زرعی انقلاب آئے گا۔ اب سوئی کے بچے بھی وہاں پڑھیں گے جہاں سرداروں کے بچے پڑھتے ہیں، غریب کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، میرٹ پر داخلے دیے جائیں گے، پورے بلوچستان سے 30,000 نوجوان باہر جائیں گے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے تحصیل شاہ رگ میں کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ لیویز نے کہا کہ دھماکہ بارودی سرنگ کا ہو سکتا ہے، جس میں مزدوروں کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تاہم مزید تحقیقات جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنچکوٹ سے فورسز نے 2 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ پنچکوٹ کے علاقے پروم میں مغرب کے وقت فورسز نے حیدرآباد کے مقام پر چھاپہ مار کر 2 افراد کو حراست میں لیا۔ لاپتہ ہونے والوں کی شناخت جمعہ ولد عیسیٰ اور نظام ولد ارز محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ سندھ میں بڑھتے ہوئی لاقانونیت اور بدامنی نے رہائشیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اغوا اور قتل کے واقعات روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔
हिंदू बिरादरी सिंध से हिजरत पर मजबूर हैं। इसी सूरत-हाल पर जावेद काजी लिखते हैं, साईं अल्लाह रखियो पेशे के एतबार से उस्ताद थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनका ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मोर से था। ये वो जगह है जहाँ 3 सूबों यानी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हदूद आपस में मिलती हैं। तकरीबन 20 साल पहले जब हम भी टीवी एंकर थे, अकबर बुगटी के इंटरव्यू के लिए डेरा मुक्ति जाते हुए मेरा गुजर कश्मोर से हुआ था। कश्मोर आजकल अखबारों की शह सुर्खियों में है। आए दिन कोई न कोई कत्ल और किसी न किसी के अगवा की खबरें हैं। ख़ुसूसन सिंधी हिंदू इन वारदातों का ज़्यादा शिकार हैं। शेरबाज मज़ारी लिखते हैं कि तक़सीम हिंद के वक्त मकामी मुसलमानों ने कश्मोर और डेरा गाजी खान से हिंदुओं हम वतनों को हिजरत करने नहीं दिया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसी कसीरुल मजहबी कल्चर इन इलाक़ों में परवान चढ़ा और हिंदू आज तक अपने आबाई इलाक़ों में बतौर पाकिस्तानी शहरी आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मोर में सबसे बड़ा कबीला मज़ारियों का है। इस वक्त ज़िले कश्मोर डाकुओं की आमाज का बना हुआ है और दहशत फैलाने और डाकू गर्दी की एक नई रिवायत कायम की है। वो पुरअमन और कानून पसंद शहरियों को अगवा करते हैं और उन्हें बेरहमी और सफाकी से कत्ल करते हैं। इस दौरान उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मकतूल की ये वीडियोस बुरसा को भेजी जाती हैं। जब डाकू साईं अल्लाह रखियो को मार रहे थे तो उनकी वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गई। इस वीडियो से पहले की कई और वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें मुग़वी रो रो कर इल्तिजा कर रहे थे कि खुदारा उनकी जान बचाई जाए। ये डाकू बल्कि दहशतगर्द अब दिन दहाड़े मुख्तलिफ देहात में जाकर थानों पर हमला करते हैं, जिसे चाहें अगवा करके ले जाते हैं। शुमाली सिंध में रातों को सन्नाटा छा जाता है। सखर से मुल्तान मोटरवे शाम 7 बजे के बाद बंद कर दी जाती है क्योंकि अब इन रास्तों पर डाकू राज है। कश्मोर और मुल्हक इलाक़ों में कौन सा वडेरा या पीर है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है? वो कौन सा सरदार, वडेरा या फिर पीर है जिसका बिलवास्ता या बिला वास्ता डाकुओं से ताल्लुक नहीं? वडेरों और गदी नशीन सियासी ख़ानदानों की ताकत का सरचश्मा रोब, दाब, कानून शिकनी और दहशत है। डाकुओं के गैंग का तो धंधा ही दहशत से चलता है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं क्योंकि मकसद मुश्तरका है। फातिमा फरडो की वीडियो भी इसी तरह वायरल हुई थी जब वो पीर ऑफ रानीपुर के कमरे में जिनसी ज़्यादती के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। और अब साईं अल्लाह रखियो का कत्ल डाकुओं ने इसलिए किया कि उनकी अजीज़ और अकारब तावन वक्त पर अदा नहीं कर सके। उनके कत्ल ने सिंध के ज़मीर को झंझोड़ दिया है। इन डाकुओं का ताल्लुक इन ग्रोहों से है जो पंजाब के सराइकी बेल्ट में सरगर्म है। यहाँ पर रेंजर्स या पुलिस के साथ मुकाबले में ऐसे अफराद भी मारे गए हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। इन लोगों को असला यहाँ से मुहैया किया जाता है, या यूँ कहिए कि उन लोगों के लिए यहाँ अगवा बराए तावान की बहुत बड़ी सन्नत है। जिन लोगों को ये अगवा करते हैं उनका ताल्लुक या तो किसी पढ़े लिखे मुतवस्सित घराने से होता है या फिर कारोबारी तबके से। अब तक इन डाकुओं ने किसी वडेरे, पीर, सैयद या कबायली सरदार को अगवा नहीं किया। इन इलाकों में नकल मकानी का रुझान बढ़ रहा है, खुसूसन हिंदू बिरादरी जिनका ताल्लुक कारोबारी तबके से है, जिनका सिंध के शुमाली इलाकों में रहना मुहाल हो चुका है। ये हिंदू बिरादरी हिंदुस्तान जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ने ऐसे लोगों की हिजरत और सेटलमेंट के लिए लचकदार शराइत और पॉलिसी बनाई है जिनको बआसानी हिंदुस्तान की शहरियत भी मिल जाएगी। 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है। 5 साल मज़ीद मिल चुके हैं। सिंध में जागीरदाराना तबकाती निज़ाम कायम है। 90% वडेरे, पीर, गदी नशीन और सरदार पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को अगले 20 साल तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सिंध के वो सियासी घराने जो रिवायती जागीरदार, गदी नशीन और सरदार नहीं हैं, वो पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में जागीरदार बन चुके हैं। सिंध में जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से पैसा कमाया है उन्होंने भी अपने अपने इलाकों में जागीरदारी के मोर्चे संभाल लिए हैं। सिंध की सूफ़ी तहरीक कम अज़ कम 500 साल पुरानी है। इस तहरीक ने मज़हब को नफ़रत के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया।
सिंध में सब सिंधी थे। कसीरुल मजहबी रिवायात और सकाफत ने मजहबी मुनाफरत को जड़ पकड़ने नहीं दी। मंदिर और मस्जिद का वजूद आमने सामने होता था। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची और दीगर शहरों में मजहबी फसाद कराए गए। कराची में जो हिंदू ताहाल मौजूद थे उन्हें भी हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। उनकी जायदादों पर कब्जे किए गए। यूं सिंध में जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ तहरीक दम तोड़ गई। नई शहरी तरतीब में मजहबी सियासत को फ़रोग़ मिला। मां सवाए चंद तरक्की पसंद लोगों के अलावा जिनमें कामरेड हसन नासिर थे और जमाल नकवी वगैरह। कराची से जिन लोगों ने नकल मकानी की वो हिंदू थे, मगर तबकाती तौर पर मिडिल क्लास लोग थे। उन्होंने सिंध के शहरों को आबाद किया। शिकारपुर की खूबसूरत सकाफती इमारतों के वो आज भी मकीन हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस और लॉ जैसे प्रोफेशन में हिंदू, पारसी और एंग्लो इंडियंस की कतई अक्सरियत थी। फिल्म और ड्रामा और आर्ट भी यहीं थे। वो फलाही और ख़ूबसूरत तामीरात, इल्म और अदब और तरक्की में उनका किरदार शानदार है। शाह लतीफ़ की शायरी को दरियाफ्त करने वाले भी हिंदू तहकीकदान थे। उन्होंने यहाँ से जाकर भी बड़ा नाम कमाया। कश्मीर, शिकारपुर और इसके नवाही इलाकों को अगर आज हम देखें तो खंडर बन चुके हैं, जिनका जिक्र कार्ल मार्क्स ने हिंदुस्तान के अजीम तिजारती मराकज़ में किया है। जागीरदारी और सरदारी निज़ाम अरूज पर है। डाकुओं और उनकी दहशत का राज है। आज ये मैं सोचता हूँ कि अगर वो तमाम लोग जो सिंध से जाना नहीं चाहते थे सिंध में होते तो शायद सिंध ऐसा ना होता। वो आज है, मगर इसमें कांग्रेस के मफाद और मर्जी भी शामिल थी। मेरे वालिद अपनी सवाए हयात में लिखते हैं कि फिर सिंध ऐसा तब्दील हुआ कि वडेरों की दस्तरस में आ गया और बर्बादी का ये आलम है कि लगभग 1 करोड़ के करीब बच्चे प्राइमरी स्कूल और तालीम के जेवर से महरूम हैं। बुनियादी सेहत के यूनिट का कोई पुरसाने हाल नहीं। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है साईं। यह लफ्ज़ शाह अब्दुल लतीफ़ ने भगत कबीर की शायरी से लिया है और फिर यह लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने माना तब्दील करता गया। यह लफ्ज़ सिंधी ज़बान का इंतहाई मोहतरम लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ के साथ हम अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सिंध में अमीरों के नाम मुख्तलिफ और गरीबों के नाम भी मुख्तलिफ हैं। साईं अल्लाह रखियो किसी अमीर, वडेरे या जागीरदार या फिर उनकी औलादों का नाम नहीं है। ऐसे नाम सिर्फ गरीब लोग ही रखते हैं। साईं अल्लाह रखियो को डाकुओं ने पहले अगवा किया, फिर उनके वर्सा से तावान का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा न होने पर साईं अल्लाह रखियो को कत्ल कर दिया। कत्ल करते वक्त उनकी वीडियो बनाई और उनके वर्सा को भेज दी। फिर सितम ज़रीफ़ी का ये आलम कि पुलिस ने कई दिनों तक इस वाक़े की FIR नहीं काटी। साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। मेरे मालिक सिंध को हमेशा आबाद रखना और पूरी दुनिया को खुशहाल रखना। कराची माजी में कैसा था और आज कैसा है, इसी सूरत हाल पर नामवर मुसन्निफ अमर जलील ने लिखा। अल्लाह साईं के फजलो करम से हमने अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़कर जाने से पहले बरे सगीर के बंटवारे पर राजी कर लिया। अंग्रेज ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले हिंदुस्तान का बंटवारा किया। इस तरह हमें पाकिस्तान मिला, बल्कि हमने अंग्रेज से पाकिस्तान हासिल किया। अंग्रेज को बरे सगीर के बंटवारे पर राजी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमने बरे सगीर की तारीख उलट पुलट करके रख दी। एक मोरूसी मकान के बंटवारे की खातिर फैमिली के अरकान आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, कत्ल और गारत गरी पर उतर आते हैं। 1947 में तो एक मुल्क का बंटवारा हुआ था। बरी सगीर में खौफनाक फसादात की आग भड़क उठी। इन फसादात में हमने दिल खोलकर जानों की कुर्बानी दी।
हमारे आबा व अजदाद शहीद हुए, हिंदू और सिख जहन्नुम रसीद हुए। 1947 में लगी हुई आग की चिंगारियां बरसगीर में आज तक सुलग रही हैं। मुरवजा हालात के पेश नज़र सुलगती हुई चिंगारियां क़यामत तक सुलगती रहेंगी। एक आज़ाद वतन की खातिर हमने बेहिसाब कुर्बानियां दी। हमने अपना तारीख़ी विरसा देरीना दुश्मन के तीस में छोड़ दिया। हमारे आबा व अजदाद ने ये नेक काम अच्छा नहीं किया। ताजमहल जैसा विरसा हमने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तब टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी थी। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की बात है, मिस्र में असवान डैम बनाने के लिए यूनेस्को के तावन से फ़िरौन के देवबिकल मुजस्समे और मुंसलिक इमारतें अपनी असली जगह से उठाकर महफूज जगह मुंतकिल की गई थी। दुनिया भर से सियाह आज तक साइंसदानों का गैर मामूली कारनामा देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मिस्र आते रहते हैं। यूनेस्को की मदद से हम भी ताजमहल कराची ला सकते थे। गैर मुल्की सियाह लाखों की तादाद में ताजमहल देखने के लिए हिंदुस्तान आते रहते हैं। हिंदुस्तान के खजाने बैरूनी करेंसी डॉलर, पाउंड और यूरो से भरते रहते हैं। अगर हम ताजमहल उठाकर कराची ले आए होते तो आज हमारे खजाने डॉलर, पाउंड और यूरो से खचाखच भरे होते, मगर हमारे आबा व अजदाद ने ऐसा नहीं किया। इस बात को पौन सदी गुजर चुकी है। अब पछताए क्या होत जब चूड़िया चुग गई खेत। बहरहाल हमने अपने लिए एक आज़ाद वतन हासिल कर लिया। पाकिस्तान मिल जाने के बाद हमने अंग्रेज़ों से चुन चुन कर बदला लेने की ठान ली। बदला लेने का हमारा तरीका इन्हिसार पर मबनी था, यानी बग़ैर जंग व जदल और खून खराबे के गनीम और हरीफ को यानी दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना। वो काम हमने बखूबी किया। कराची में अंग्रेज़ के दौर के चंद बची खुची इमारतों में से एक इमारत विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से बनकर तैयार हुई थी। दीदा ज़ेब थी। वो इमारत आज तक है। अंग्रेज़ की अक्सर बनाई हुई इमारतों पर दो चीज़ें नुमाया होती थी, एक गुंबद और दूसरे घड़ी, जिसको घड़ियाल कहा जाता था। अंग्रेज़ के दौर में सिर्फ अंग्रेज़ ने एंग्लो ओरिएंटल इमारतें नहीं बनवाई थी, कराची को दीदा ज़ेब बनाने में पारसी और हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फ़कीर की राय में कराची की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डीजे, साइंस कॉलेज, सिंध हाई कोर्ट और हिंदू जेम खाना की थी। हिंदू जेम खाना भी सेठ गोपाल गोरथन दास मोहाटा ने बनवाया। जिम खाना के साथ क्रिकेट ग्राउंड होता था। इसी ग्राउंड पर जे नाओमल खेलते थे। जे नाओमल 1926 के ऑल इंडिया क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट यानी मुंतखब हुए थे। आजकल हिंदू जेम खाना ग्राउंड पर पुलिस के बेरौनक और भद्दे सैकड़ों फ्लैट बने हुए हैं। ये कराची पुलिस की कब्जागिरी की पहली वारदात है। तारीख़ का एक तालिबे इल्म ब्रंस रोड के अतराफ विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से एक दीदा ज़ेब इमारत की खोज में लग गया। अंग्रेज़ ने रानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर रानी के लिए दो यादगार बनाई थी, एक कलकत्ता में और दूसरी कराची में। कराची के लिए एक खूबसूरत इमारत म्यूज़ियम के लिए बनवाई थी। म्यूज़ियम की खूबसूरत इमारत जिस पर एक गुंबद भी बना हुआ था, बर्न्स रोड के कुर्ब जवार में थी, बल्कि आज तक जोहो जलाल में अपनी जगह मौजूद है। बर्न्स रोड को भाई लोगों ने अंग्रेज़ से बदला लेने के लिए गायब कर दिया। बर्न्स रोड को नया नाम मोहम्मद बिन कासिम रोड दिया। अब आप विक्टोरिया की याद में बना हुआ अजीम व आलीशान म्यूज़ियम देखने के लिए बर्न्स रोड ढूंढते फिरें, दीवार से सर टकराएं, आपको न मिलेगा। बर्न्स रोड और न मिलेगा यादगार म्यूज़ियम। अंग्रेज़ से हमें बदला तो लेना था, इसलिए म्यूज़ियम की बेशबहा नवादरात हमने निकाल कर बाहर फेंक दिए और इसकी जगह हमने कोई सरकारी दफ्तर खोल दिया। उसके बाद इस दीदा ज़ेब इमारत में कई दफातर खुले। आजकल वहाँ सुप्रीम कोर्ट की ज़ेली
عدالت کا دفتر کھلا ہوا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو برنس روڈ نہیں ملے گا، آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے محمد بن قاسم روڈ سے آنا پڑے گا. سپریم کورٹ کی زیر استعمال عالیشان عمارت انگریز کے دور کی ان چند باقی بچ جانے والی عمارتوں میں سے ایک ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے بدلے کے بھاؤں سے محفوظ رہی ہے. دوسری عمارتوں میں موہٹا پیلس، سندھ اسمبلی، سندھ ہائی کورٹ، کراچی میونسپل کارپوریشن، سینٹ پیٹرک اسکول، کراچی گرامر اسکول، BVS پارسی اسکول، ماما پارسی گرلز اسکول، گورنر ہاؤس کراچی، کراچی پورٹ ٹرسٹ، ہندو جیم خانہ جسے بھائی لوگوں نے کھنڈر بنا دیا تھا، ازسر نو موہٹا پیلس کی طرح خوبصورت بنایا گیا ہے. پارسیوں کی ذاتی استعمال میں آنے والی عمارتیں اب تک تباہی سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ بھائی لوگوں نے تو کراچی کی ایک شناخت بولٹن مارکیٹ کو سرے سے غائب کر دیا. برنس روڈ، فیریئر روڈ، جمشید روڈ، صدر کے چپے چپے پر انگریز، پارسی اور ہندوؤں کی لاجواب عمارتیں ہم نے اجاڑ کر رکھ دی ہیں. حشر نشر کی کہانیاں جاری رہیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیں اجازت. یاد رکھیں، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے. سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح، اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے. ساتھ سلامت. Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.